वेक्टर एनालिसिस का एक तीसरा लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 3 है ये, और प्लेन का पहला लेक्चर है ये। वेक्टर एनालिसिस लेक्चर 3। इसके पहले 2 लेक्चर हम दे चुके हैं, लेकिन ये प्लेन का पहला लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में जो इसके पहले वेक्टर एनालिसिस के पहले लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। दूसरे लेक्चर में उनके 2 लाइन दिए गए हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे। यहाँ पे हम लोग प्लेन के डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मतलब कितने प्लेन के इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो प्लेन होता क्या है, जैसे ये सरफेस एक प्लेन है, क्यों है? कोई भी सरफेस प्लेन होगा अगर उस सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट ले ले और उन दोनों पॉइंट के मिलाने वाली जो लाइन है वो पूरी तरीके से अगर सरफेस पे लाई करती है तो उस सरफेस को प्लेन कहा जाता है। जैसे मान लो एक सरफेस हमने ये बना दिया, तो क्या ये सरफेस प्लेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे है और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का कुछ पार्ट जो है बाहर हो गया। तो इसका मतलब कोई भी सरफेस जहाँ पे उस सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट ले ले, कहीं पर भी 2 पॉइंट ले ले और उन दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है अगर पूरी तरीके से सरफेस के अंदर है तो उसे प्लेन कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन का नॉर्मल इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हमारा 3D कह सकते हो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये। तो यहाँ से एक ओरिजिन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है ON। ये हमारी डिस्टेंस P है और इसकी दिशा में काम करने वाला यूनिट वेक्टर n है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि अगर हम किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, स्फीयर, लाइन, किसी का भी इक्वेशन निकालेंगे तो एक हम लोग जनरल पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जिसे P कहेंगे और इसका पोजीशन वेक्टर R होगा। यहाँ से इसको हम मिला देते हैं। तो लेट ON is equal to P be the perpendicular from origin to the plane and n cap be any unit normal vector along ON। यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और साथ में क्या दिया है बताओ, एंड P R B any point on the प्लेन। और इसलिए जो हमारा वेक्टर ON होगा वो PN कैप के बराबर होगा। ये सिंपल सा तरीका है भाई, ON कैप बराबर वेक्टर ON अपान मॉड ON। तो ON कैप का मतलब n कैप हो गया, वेक्टर ON हमें फाइंड करना है, मॉड ON यानी P। तो ON हमारा पता चल गया, PN हो गया। अब NP अगर हमें निकालना है या PN निकालना है मान लो, तो वेक्टर जो PN होगा वो ON माइनस OP हो जाएगा और ON की वैल्यू तो हमें पता है PN कैप माइनस R हो जाएगा। या NP निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये। अब वेक्टर NP और वेक्टर ON एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो सिंस ON इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर PN या NP, तो PNP निकालते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ON माइनस OP माइनस ON मतलब R माइनस PN कैप।
ओ एन एन पी पे परपेंडिकुलर है और इसलिए ओ एन डॉट एन पी बराबर 0, ये तुम्हारा हो गया। अब ओ एन क्या है देख लो, ओ एन हमारा पी एन कैप है, डॉट में आर माइनस पी एन कैप बराबर 0 हो जाएगा। पी तो कांस्टेंट है, 0 की तरफ आ जाएगा, ये तुम्हारा एन कैप डॉट आर माइनस पी एन कैप डॉट एन कैप 1 बराबर 0। इसका मतलब आर डॉट एन कैप बराबर पी। ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, मतलब प्लेन का नॉर्मल फॉर्म है। ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इसके कहने का ये मतलब है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ये होगा r डॉट एन कैप बराबर p। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो कि अगर इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी XYZ सिस्टम में अगर इसको बदलना चाहेंगे तो r हमेशा जो है जनरल पॉइंट होता है, इसका हम लोग लेते हैं XYZ। n कैप है यहाँ पे तुम्हारा, n कैप का मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर है और इसलिए इसको एलिमेंट अगर मान रहे हैं तो n कैप क्या है बताओ, इस लाइन ON की दिशा में क्या है, एक डायरेक्शन कोसाइन है। तो r और n दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये आ जाएगा l इंटू एक्स m इंटू वाई n इंटू जेड बराबर p। यहाँ से एक चीज ध्यान देना, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म का वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यानी अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन में बदलना है तो r की जगह XYZ रख देते हैं, और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हमें बदलना है तो सिंपल तरीके से r डॉट लिखते हैं और XYZ के कोफिशिएंट को एलिमेंट लिख देते हैं और बराबर p। ये इक्वेशन में यूज होगा कि अगर कोई भी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो r लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, XYZ के कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, XYZ के कोऑर्डिनेट को एलिमेंट के फॉर्म में लिख करके r डॉट एलिमेंट बराबर p कर देंगे और ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हमेशा अगर नॉर्मल फॉर्म में दिया गया इक्वेशन तो ये हमेशा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा प्लेन है, मान लो यही ब्लैक बोर्ड हमारा प्लेन है, तो ये इसका नॉर्मल होगा। नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन से नॉर्मल पे परपेंडिकुलर डाला गया, मतलब ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये हमारा नॉर्मल है, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये हमारा n है। तो यानी ON इसकी दिशा में यानी लाइन की दिशा में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, वो एलिमेंट होगा या n कैप होगा, जो भी कहो। n कैप हमेशा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन इसलिए है क्योंकि n कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन नॉर्मल फॉर्म। अब अगर हमें जनरल फॉर्म में प्लेन निकालना है तो क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो हमें ये पता है, लेट r डॉट n कैप बराबर p बी द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अब अगर हम मान लेते हैं कि लेम्डा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो नॉन जीरो रियल नंबर लेम्डा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो बी ए रियल नंबर। तो लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेम्डा r डॉट n कैप बराबर में लेम्डा p हो जाएगा। लेम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो r डॉट लेम्डा n कैप बराबर में या माइनस में लेम्डा p बराबर 0। लेम्डा n को हम वेक्टर फॉर्म में कैपिटल N लिख दे रहे हैं और इसको d कह दे रहे हैं बराबर 0। अब यहाँ पे देखो n कैप यूनिट वेक्टर है, लेकिन अगर उसे मैं किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कह दिए। और d हमारा माइनस लेम्डा p है, यानी n इज इक्वल टू लेम्डा n है और d बराबर माइनस लेम्डा t।
लेमडा पी है और ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना चाहें तो इसको भी देख लो भाई। आर हम पहले भी बताए हैं कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है तो आर की जगह एक्स वाई जेड रखते हैं। एन वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम ए बी सी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, एन परपेंडिकुलर, ध्यान रहे कि एन कैप क्या है, प्लेन के नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर है और लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वेक्टर बन गया। लेकिन एन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की दिशा में, यानी अगर ये प्लेन हमारा ब्लैक बोर्ड है और ये नॉर्मल है तो वेक्टर एन की डायरेक्शन हमेशा एन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर दिशा में, यानी जो वेक्टर एन है वो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा। एन कैप जो है प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन होगा, यानी यूनिट वेक्टर है तो कोसाइन और सिंपल वेक्टर है तो रेशियो। तो इसका मतलब एन प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है। आर और एन दोनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा जो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसी को भी अगर हमें वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो वही तरीका है, आर डॉट ए बी सी यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को कामा करके लिख दो और डी बराबर 0। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में पता है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें पता है तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब एक चीज और, जैसे नॉर्मल फॉर्म दिया है तो उसको हमने कार्टेशियन में बदल दिया, नहीं नॉर्मल फॉर्म दिया है तो उसको जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में। अब यहाँ पे एक हेडिंग हम ये कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अगर प्लेन का जनरल इक्वेशन दिया है और कोई कहे कि उसको जो है नॉर्मल इक्वेशन यानी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट आर डॉट एन प्लस डी बराबर 0 बी द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। और इस जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में दो केसेस हम लोग करेंगे इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्या करेंगे, पहला केस अगर d 0 से बड़ा है, दूसरा केस जब d 0 से छोटा होगा। तो जब d 0 से बड़ा होगा तो r डॉट n प्लस d बराबर माइनस डी। d 0 से बड़ा है तो माइनस डी निगेटिव होगा, राइट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा। भाई d का मान अगर 4 है तो माइनस डी का मान माइनस 4 होगा जो लेस देन 0 होगा, यानी राइट हैंड साइड इस केस में लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 अगर है तो हम क्या करें, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दें, यानी राइट हैंड साइड को हमेशा हमें पॉजिटिव बनाना है। तो ये राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इसका यानी जो नॉर्मल है इसके मॉड से डिवाइड कर दो, तो r डॉट माइनस एन अपान मॉड एन बराबर d अपान मॉड एन। ये एन यूनिट वेक्टर हो गया, इसी को हम कह रहे हैं r डॉट एन कैप और ये बराबर में p हो गया, यानी p हमारा ये हो गया और ये हमारा n कैप हो गया। अब ध्यान दो क्यों हम राइट हैंड साइड को पॉजिटिव क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि p क्या होता है, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है और इसीलिए राइट हैंड साइड को हमेशा हमें पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा। तो दूसरा केस है केस 2, इफ d इज लेस देन 0 है तब उस केस में r डॉट n बराबर माइनस डी हो जाएगा। लेकिन देखो d का मान 0 से कम होने का मतलब d माइनस 4 से 4 है और माइनस डी 4 हो जाएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव है तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस केस में हम इसके मॉड से फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो वेक्टर n अपान मॉड n बराबर माइनस डी अपान मॉड n।
अब ये हमारा हो जाएगा r डॉट n कैप बराबर p, ये फिर से नॉर्मल, यानी दो केसेस करना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे हम कर ले रहे हैं ताकि क्लियर भी हो जाए। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y + 5z + 6 बराबर 0। इसको पहले तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। r डॉट तरीका बताए हैं 2 3 5 + 6 बराबर 0। यहाँ पे d की वैल्यू देखो, ये तुम्हारा n है, ये तुम्हारा d है, तो d बराबर 6 है। अब r डॉट 2 3 5 है, बराबर में ले जाएंगे -6 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड माइनस हो गया, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। r डॉट -2 -3 -5 बराबर 6 हो गया। अब इसके अंडर रूट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो -2 का स्क्वायर 4 + 9 + 25, तो 9 4 13 हो गया, 25 3 28 का 37 हो गया। तो 38 की अंडर रूट 38 से डिवाइड करो, तो ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म में बदल गया। ये तुम्हारा n हो गया और n कैप हो गया, यानी r डॉट n कैप बराबर। तो इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर प्लेन दिया हो और उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो हमेशा याद रखना जब दी की वैल्यू उसको राइट हैंड साइड ले जाएं, तो राइट हैंड साइड अगर निगेटिव है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा रिडक्शन हो गया कि किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। एक और फॉर्म है उसको भी देख लेते हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट का मतलब होता अंतःखंड। तो अंतःखंड, किसी भी प्लेन का अंतःखंड रूप क्या होता है। जैसे लाइन अगर तुम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हो तो कई तरह की लाइनें तुम पढ़ते हो। तो एक लाइन का फॉर्म ए बी है, x/a + y बराबर b, y/b बराबर 1, जिसे हम लोग अंतःखंड रूप कहते हैं या इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हो, ax + by + c बराबर 0। जैसे अभी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पढ़ा ax + by + cz + d बराबर 0। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन जब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में पढ़ेंगे तो x/a + y/b + z/c बराबर 1। तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। तो हाई स्कूल में भी तुम लोग ये सब चीज़ें पढ़े हो, बस उसको लाइन जो है 2D में पढ़ेंगे, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो 3D में प्लेन की इक्वेशन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। तो मान लेते हैं भाई ये हमारा OX हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, और ये हमारा प्लेन है जो ABC इंटरसेप्ट कट करता है। कहने का ये मतलब है, मतलब अगर ये तुम्हारा प्लेन ऐसे एक और है इधर होगा, तो ऐसे प्लेन को ऐसे अगर हम करेंगे तो 3D में ये कट कर जाएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो वही चीज़ है, मान लेते हैं प्लेन r डॉट n कैप बराबर p कट्स ABC इंटरसेप्ट on x, y and z axis respectively। ABC, अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 0 हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 B 0 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 0 0 C हो जाएगा। n कैप के बारे में तुम लोग जानते हो, मान ले जहाँ पे n कैप क्या माना जाता है, n कैप बराबर LMN मान लेते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ध्यान दो, ये जो तीनों पॉइंट ABC है इसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल A, कैपिटल B और C। तो जो पॉइंट ABC है तीनों प्लेन पर है, तीनों प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई, कोई भी पॉइंट को अगर सेटिस्फाई कराना है प्लेन का वेक्टर फॉर्म में, तो r की जगह हम ये पॉइंट रखते हैं A0 0, r की जगह 0 B 0
और r की जगह 0 0 c। तो हमें ये पता है सिंस पॉइंट ABC A, B and C lies on प्लेन 1, therefore तो प्लेन 1 को सेटिस्फाई कर देगा भाई। A0 0 n कैप का मतलब एलिमेंट बराबर p। देखो इसको सॉल्व करोगे तो AL बराबर p आ जाएगा और L बराबर आ जाएगा p बाई। इसी तरीके से दूसरा वाला जब करोगे सिमिलरली तुम लोग देख सकते हो तो आ जाएगा BL बराबर p, BM बराबर p यानी m बराबर p बाई b, CN बराबर p मतलब n बराबर p बाई c। तो एलिमेंट की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग रख देंगे। तो कैसे रखेंगे देख लो। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 पहले वो देखें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, r डॉट n कैप बराबर p। r डॉट n कैप का मतलब हो गया p बाई a p बाई b, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझ लो, एलिमेंट बराबर p, एलिमेंट की वैल्यू रखोगे तो l का मतलब p बाई a p बाई b p बाई c बराबर p कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई c बराबर 1। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब यही अगर कार्टेशियन में रखें तो r बराबर क्या जानते हैं, x y z, यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर 1। तो ये हमारा उस प्लेन का इक्वेशन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में। सिंपल सी बात है कि कोई भी प्लेन अगर है और वो प्लेन एक्स वाई जेड यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में है, मान लो यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई भी प्लेन है 3D में, उस प्लेन को अगर हम लोग रखें और एक्स वाई जेड पे वो ABC इंटरसेप्ट कट करे तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो उस प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन मान लेते हैं और ABC इंटरसेप्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ABC इस प्लेन के इक्वेशन पे है, प्लेन पर है, इसलिए प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। सेटिस्फाई कराएंगे, एलिमेंट की वैल्यू निकाल करके हम उसी में रख देंगे तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म पता चल जाएगा। अब एक इक्वेशन इसमें हम लोग और कर रहे हैं कि फाइंड द उस प्लेन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ए पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। ऐसे तुम लोग सोचना कि अगर एक पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही तो उसका इक्वेशन क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन, और ये प्लेन एक पॉइंट ए से पास कर रहा है, ठीक है। तो लेट प्लेन r डॉट n प्लस d बराबर 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट ए पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट ए इस प्लेन पर है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब जो पॉइंट है उसको हमेशा r की जगह रखते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा a डॉट n प्लस डी बराबर 0। अब इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 घटा देंगे तो आ जाएगा r माइनस a डॉट n बराबर 0। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्लेन का। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, d कैंसिल हो जाएगा, r कॉमन हो n कॉमन हो जाएगा, तो r माइनस a डॉट n बराबर 0 हो जाएगा। और r माइनस a डॉट n अगर 0 के बराबर हो गया तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करे और ये प्लेन का नॉर्मल है। अब यहाँ पे ध्यान दो,
किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ ये कि एक पॉइंट पता हो और एक प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा में वेक्टर पता हो। तो अगर इस प्लेन पर एक पॉइंट पता हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता हो परपेंडिकुलर दिशा में, तो हम उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान दो, कोई भी एक्स वाई प्लेन अगर है, जैसे तुम्हारा मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड तुम्हारा इसके परपेंडिकुलर दिशा है, ये तुम्हारा जेड एक्सिस। तो ध्यान रहे हम एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन यानी इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो पॉइंट जिससे प्लेन पास करे, तो ये ओरिजिन जो है यानी ए हमें पता है ओरिजिन से प्लेन पास कर रहा है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही। और इसके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस की दिशा में जो वेक्टर काम करेगा वो क्या होगा बताओ, के कैप हो जाएगा। तो यानी एन पता चल गया, ए पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r माइनस ए का मतलब 0 0 0 और डॉट n का मतलब k बराबर 0। r की वैल्यू जानते हो तुम लोग, x y z यहाँ पे रखो, k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो z बचेगा, तो z बराबर 0। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जो हो जाएगा वो z बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग वाई जेड प्लेन का इक्वेशन पूछे, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन क्या बताओगे बताओ, तो हो जाएगा तुम्हारा x बराबर 0। जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, तो y बराबर 0। मतलब x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0, ये उस प्लेन के इक्वेशन हैं, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के इक्वेशन हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन। तो इस प्लेन के इक्वेशन में इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।